ठीक है, तो एंट्रोपी वाला चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया था। उसमें आई थिंक शायद एक चीज मैंने आपको बोला लास्ट में, जो हमारा रिवर्सिबल वर्क होता है फॉर द ओपन सिस्टम, वो चीज हमें देखना था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं टीडीएस रिलेशन से रिलेटेड है, तो वो चीज हम देख लेते हैं पहले, फिर देन डिस्कस करेंगे बाद में अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल स्टडी फ्लो वर्क। सो देखो, आपको ये तो पता है कि वर्क की हम बात करते हैं क्लोज वर्क की, है ना, क्लोज सिस्टम वर्क, तो इसको हम लिखते हैं पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी वर्क या बाउंड्री वर्क भी, मूविंग बाउंड्री वर्क भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, बेसिकली एसोसिएटेड किसके साथ होगा, क्लोज सिस्टम के साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप एक क्लोज सिस्टम की बात करते हो तो उसके लिए जो वर्क लिखेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। बट इन केस ऑफ ओपन सिस्टम वी राइट इट माइनस वीडीपी, एंड वो चीज हमें देखनी है कि वो आई चीज, वो जो चीज है बेसिकली आई कहाँ से। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ है बेसिकली स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में। क्या है, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू ओपन सिस्टम, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बट अप्लाइड टू ओपन सिस्टम। तो यहाँ पे आप लिखते कैसे हो, वी विल राइट इट एज कि भाई क्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी एंड डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये चीज डेल्टा बेसिकली चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन राइट कि, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics we can write, ठीक है, we can write q reversible, q reversible equals to tds, because entropy is just the outcome of second law of thermodynamics only। ठीक है, ये चीज याद रखना, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ही आउटकम है। तो q रिवर्सिबल tds हमें पता है, ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो क्या करते हैं, है ना, वी विल राइट, आपको पता है टीडीएस जो हमारे पास इक्वेशन थी, टीडीएस रिलेशन नंबर 2, डीएच माइनस वीडीपी, डीएच माइनस वीडीपी ये रिलेशन था। तो इस रिलेशन में टीडीएस की जगह क्यू रिवर्सिबल यूज कर लेते हैं, क्यू रिवर्सिबल, इट विल बिकम क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी। डीएच स्मॉल में लिखा मतलब स्पेसिफिक टर्म्स में, इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम भी लिखा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक में है हर टर्म तो ऑब्वियसली बात है वो वॉल्यूम भी, अगर इक्वेशन है तो वहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा। तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी। अब देखो क्या करना है आपको, जस्ट इसका कंपैरिजन करना है जो आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की, उस जस्ट कंपेयरिंग विद द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपने कंपेयर किया है तो क्या करते हो, देखो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं कि जो ये आपका पार्ट है डी एच माइनस वी डी पी, ठीक है, डी एच माइनस वी डी पी, ये तो क्या हो गया आपका क्यू रिवर्सिबल, मतलब क्यू की जगह आपने लिख दिया माइनस, दिस इज योर वर्क, है ना। यहाँ पे आपका जो डेल्टा एच था, लेट्स सपोज को मैं डी एच के टर्म्स में लिख रहा हूँ, है ना, प्लस आपका क्या हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोल रहे हैं सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर बाई टू जी, प्लस आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है जी जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई 2000, टू जी नहीं 2000 होगा वो। ठीक है, 2000 इस तरीके से ये सब वैल्यूज आपने लिखी। अब आपको पता है ये चीज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डीएच वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, सिर्फ जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ना, एस एफ डबल ई,
उसमें क्यू का वैल्यू हमने क्या रख लिया, डी एच माइनस वीडीपी, और डी एच क्यू का वैल्यू डी एच माइनस वीडीपी आया कैसे, सेकंड टीडीएस रिलेशन से, बिकॉज दिस इज योर सेकंड टीडीएस रिलेशन। ये तो आपका सेकंड टीडीएस रिलेशन है। तो ये चीज, तो इसको अगर आप फाइनली सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, वर्क, वर्क को अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊं, ठीक है, अगेन ये वीडीपी है, ठीक है, वर्क को अगर राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आपका यहाँ पे माइनस वीडीपी, माइनस वीडीपी, और ये माइनस सी टू स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 माइनस जी जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई 1000, है ना, ये सब चीजें। अब आप एक चीज देखोगे, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है, जो इनिशियली हमने देखा भी था, हमने सिर्फ माइनस वीटीपी कंसीडर किया था, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग इन दैट केस की काइनेटिक एंड पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं है। बट अगर काइनेटिक एंड पोटेंशियल का चेंज होगा तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सबको याद है कि भाई वर्क फॉर ओपन इज नथिंग बट वीडीपी, ठीक है, एक्चुअली वो वीडीपी यहाँ से आया, इस पर्टिकुलर रिलेशन से आया, ठीक है, बाय अज्यूमिंग की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो, ये कंसीडर करने के बाद आया। तो ये गलती मत करना कभी, है ना। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं अलग से, अज्यूमिंग नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये चीज हम अज्यूम कर लेते हैं। अगर ये आपने अज्यूम किया, देन आप तब आप बोल सकते हो कि यार वर्क विल बी व्हाट, माइनस वीडीपी, वर्क विल बी व्हाट, माइनस वीडीपी, ठीक है। C2 और C1 के बीच में साइन कन्वेंशन, हाँ, अरे यार सॉरी, ठीक है, हाँ वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया ओपन सिस्टम वर्क, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, इनिशियली हम पढ़ तो लेते हैं, उसका डेरिवेशन नहीं देखा होता, बट आपको डेरिवेशन में पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज भी है और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी है। तो अगर दिया है क्वेश्चन में तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज देन आपको कंसिडर करना पड़ेगा ये चीज। और ये जनरली मिस्टेक होता है, क्योंकि सबको याद है कि माइनस वीडीपी इज द ओपन सिस्टम वर्क, ठीक है, बट आगे का चीज भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और क्या, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, याद रखना, दिस इज नेगेटिव साइंस। तो अगर कंसिडर करोगे तो ऐड मत कर देना काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, गलती से ऐड मत कर देना, नेगेटिव साइन है यहाँ, ठीक है। तो ये चीज है आपके पास ओपन सिस्टम वर्क जो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, माइनस वीडीपी। अब एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे पावर प्लांट में क्या डिस्कस भी करेंगे, पावर प्लांट में आप देखते हो कि आपका जो वर्किंग फ्लूइड है क्या है, वो वाटर होता है, एंड वाटर इज जस्ट कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल, उसको इनकम्प्रेसिबल हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किया इट मीन्स की डेंसिटी कांस्टेंट, एंड अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इट मीन्स व्हाट कि यार उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो जब पंप होगा, पंप के केस में लिखा होगा कि पंप आपका P1 से P2 ऑपरेट कर रहा है, तो सिंपली स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन प्रेशर, तो आपको वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड मिल जाएगा इन केस ऑफ पंप, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टडी फ्लो डिवाइसेस, स्टडी फ्लो डिवाइस, ठीक है, स्टडी फ्लो डिवाइसेस, ये चीज। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल,
अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब डेंसिटी कांस्टेंट ना, डेंसिटी कांस्टेंट बोलने का मतलब ये कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, इट इज कांस्टेंट। सो यू कैन राइट कि भाई पंप वर्क विल बी व्हाट, माइनस वीडीपी, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हो P1 से P2 के, ठीक है, तो पंप वर्क विल बी व्हाट, VDP, मतलब यहाँ पे हो जाएगा P1, सॉरी ये हो जाएगा P1 माइनस P2, ठीक है, इस तरीके से P1 माइनस P2, और V क्या है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। और अगर वाटर है, लेट सपोज वाटर है, वाटर के केस में स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, कई बार होगा ना, वैसे जनरली क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो आप वाटर के लिए क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं गिवन है तो 0.01 मीटर क्यूब पर कीजिए। 1000 का रेसिप्रोकल होगा ना, सिंपल सी बात है, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये चीज रख सकते हो, आपको डायरेक्टली गिवन है कि भाई इतने इतने प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा है पंप, वर्क रिक्वायरमेंट आपको पंप की, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ में आई ये चीज, है ना, ये चीज क्लियर है कि नहीं है सब। ठीक है, तो ये चीज तो पावर प्लांट में क्या ये यूज होगा हमारा आगे, क्योंकि वहीं पर हमें क्या होता है, टरबाइन वर्क पंप वर्क सब कंसिडर करना होता है, तो उस केस में हम आगे यूज कर लेंगे इसको, बट इतना आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्टडी फ्लो डिवाइसेस के केस में वर्क ये होगा माइनस वीडीपी, बट इन अ केस अगर काइनेटिक एनर्जी दी है कंसीडर करोगे, पोटेंशियल एनर्जी दी है कंसीडर करोगे, और ये चीज, ठीक है, ये साइन की गलती मत करना, बस साइन का गलती मत करना, नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो फॉर्मूला ये इसको भी हाईलाइट कर लो, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है साथ साथ उतना ही, ये फॉर्मूला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कई बार क्वेश्चन आया उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज दिया है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज दिया है, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम मिस्टेक होने के चांसेस है, मैक्सिमम मिस्टेक होने के चांसेस है, ठीक है। पहली बात तो सबको माइनस वीडीपी पता है, तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसमें बहुत मिस्टेक होने के चांसेस, तो ये गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक चीज था हमारा इसमें, अच्छा क्या हमने एंट्रोपी चेंज फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लिखा था क्या, एक बार बताना, एंट्रोपी चेंज फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऐसा कुछ लिखा था हमने, नहीं लिखा है, ठीक है, ठीक है, एक्चुअली क्या है, देखो एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस प्रोसेस तो आप लिख सकते हो बहुत इजी है, ठीक है। दिक्कत पॉलीट्रॉपिक वाले केस में थोड़ा सा ये है कि उसमें कुछ और डिटेलिंग हमें ऐड करनी है बस, और बाकी चीजें तो सेम ही है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक में प्रोसेस में क्या होगा, आपका एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, वो चीजें, देखो अगर हम लिखते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस, ठीक है, तो लेट सपोज अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिंपल है लिखना, कोई से भी रिलेशन लगाओ, लेट सपोज मैंने यूज किया डेल्टा एस एम सी वी एल एन T2/T1, ठीक है, प्लस एम आर एल एन V2/V1, तो आपको पता है ये चीज सब कांस्टेंट है, ये चीज जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा एस एम सी वी एल एन T2/T1, इस तरीके से। और एक और इसके अलावा अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो ना, प्रेशर के टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो यू विल राइट हियर एम, आपको याद होगा, एम सी पी एल एन, एम सी पी,
not Cp, it will be Cv. Cv ln P2 by P1, ये चीज भी लिख सकते हो, है ना, चाहे इससे कैलकुलेट करो चाहे इससे कैलकुलेट करो। दूसरा अगर मैं बात करूं प्रेशर कांस्टेंट की, तो इसके लिए भी डायरेक्टली फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो यही बचेगा, एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, एल एन टी टू बाई टी वन, और डेल्टा एस इक्वल्स टू एम सी पी एल एन वी टू बाई वी वन, एम सी पी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा एस विल बी व्हाट, एक तो हो जाएगा एम आर एल एन वी टू बाई वी वन, और एक हो जाएगा एम आर एल एन पी टू बाई पी वन, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, आपको याद होगा फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आता है, तो इसको अगर आप चेंज करते हो तो ऐसा लिख लोगे एम आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो ये तो खैर आप फॉर्मूले से लिख सकते हो, इनको खैर अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमने तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप इजिली देख सकते हो। जो तीन फॉर्मूले लिखे थे बस वही याद करने, ये तो जस्ट हम उससे सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो फॉर्मूले वो तीन याद होने चाहिए जो हमने आइडियल गैस एप्लीकेशन में लिखा था ना, और तीन फॉर्मूले लिखे थे वही मेन फॉर्मूले बस। ठीक है, बाकी तो जस्ट हम उसको आगे का पार्ट लिख रहे हैं, जो आप ये खुद लिख सकते हो, इसको अलग से अननेसेसरी याद मत करना। ठीक है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है पॉलीट्रॉपिक वाले केस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक केस में अगर हम बात करें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो हो गया पॉलीट्रॉपिक लॉ। ठीक है, ये चीज अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला उठा लेते हैं डेल्टा एस का, एम सी वी, एम सी वी स्पेसिफिक टर्म्स में लिखते हैं, चलो उसको एम हटा दो, सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, आर एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन। अब आपको देखो पॉलीट्रॉपिक के लिए कुछ चीजें जो याद रखनी है वो ये है, एक तो R is nothing but CV. CV can be written as R upon gamma minus 1. ठीक है, और सिमिलर वे में CP कैन ऑल्सो राइट एज गामा इंटू R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, R कैन बी रिटर्न एज CP माइनस CV। इस तरीके से आप चीजें लिख सकते हो, है ना। तो क्या करते हैं, CV की जगह हमने रखा R अपॉन गामा माइनस 1, CV जगह R अपॉन गामा माइनस 1 ln T2 बाई T1। ठीक है, और ये R एज इट इज रहने दिया। ठीक है, ln V2 बाई V1। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक लॉ जो है हमारे पास, प्रॉपर्टी लॉ जिसको हम बोलते हैं, अगर वो देखें तो आपको याद होना चाहिए V1 बाई V2 की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू होता है P2 बाई P1 n माइनस वन अपॉन n इक्वल्स टू T2 बाई T1। ठीक है, ये आपके पास लॉ है पूरा, है ना, आपको याद होगा। तो यहाँ से अगर मैं V2 बाई V1 लिखना चाहता हूँ, V2 बाई V1 लिखना चाहता हूँ तो क्या होगा, देखो V2 बाई V1 अगर आप लिखोगे तो इट विल बिकम T1 बाई T2, T1 बाई T2 रिवर्स हो जाएगा, और पावर में आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये चीज आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 बाई T2 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये चीज T1 बाई T2 1 अपॉन n माइनस 1। एक काम करते हैं, अभी आ गया हमारे पास, मैं ना T2 बाई T1 कॉमन लेता हूँ, बट यहाँ पे दिस वन T1 बाई T2 जो ब्लू कलर से लिखा है इसको रिवर्स कर लेते हैं, r अपॉन गामा माइनस 1 ln T2 बाई T1। अगर इसको हम अगर रिवर्स करते हैं, देखो क्या होगा फिर,
आर एल एन, लेट सपोज T2/T1 लिख रहा हूँ, तो रिवर्स किया है ना, तो पावर जो हो जाएगी इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/n-1 और आर एल एन T2/T1 इस तरीके से। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं एल एन, आर एल एन T2/T1, आर एल एन T2/T1 अब हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेते हैं इसको, कॉमन लिया जाए, डेल्टा एस, तो आर एल एन T2/T1 कॉमन लिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, R/Γ-1 और वहां बच रहा है R/1/Γ-1, माइनस में 1/n-1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट, बाकी रिमेनिंग वैल्यू में क्या बचा आपके पास, n-गामा, n-गामा डिवाइडेड बाय Γ-1 n-1। ठीक है, आर एल एन T2/T1, ठीक, डेल्टा एस। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपको ना डायरेक्टली याद रखना है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, बिकॉज कई बार होगा पॉलिट्रोपिक क्वेश्चन दिया है एंड टेम्परेचर का चेंज दिया है। ठीक है, या प्रेशर का चेंज दिया, वॉल्यूम का चेंज दिया, तो आप एक ही याद करो, T2/T1 का रेशियो चाहिए होगा तो आप वॉल्यूम प्रेशर के रेशियो से, वॉल्यूम के रेशियो से आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो, है ना। क्योंकि इसको, इस फॉर्मूले को याद करने के पीछे रीजन पता है क्या है, देखो T2/T1 वाला जो रेशियो है ना, वो आप तो यहाँ से भी लिख सकते हो ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी लिख सकते हो आप, जो प्रॉपर्टी रिलेशन यहाँ से भी लिख सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्रॉपर्टी रिलेशन का आप बहुत यूज करना है हमें, जब भी केसेस आएंगे, चाहे पॉलिट्रॉपिक वाले सिंपल केस है चाहे कैसा भी केस आए, एंट्रोपी चेंज है, तो T2/T1 के टर्म्स में कन्वर्ट करने का एंट्रोपी चेंज को, यही फायदा है, क्योंकि मैं T2/T1 P2/P1 के रेशियो से भी निकाल सकता हूँ, V1/V2 के रेशियो से भी निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली मेरे पास ये हेल्प है। तो इसलिए फॉर्मूले को जानबूझ के T2/T1 के टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, एन का वैल्यू गिवन है, गामा आप निकाल लोगे, कोई भी आपको लेट्स सपोज गैस दी है, कोई भी गैस दी है, CpCv करके निकाल लोगे। गलती मत करना, हमेशा गामा का वैल्यू आपने को पता है, इट इज व्हाट Cp/Cv। एयर के केस में गामा का वैल्यू 1.4 होता है, और जब गिवन हो CpCv तो डिवाइड करके चेक कर लो, तो याद जो है वही 1.4 मत रख देना, ये तो हमारे पास एयर के लिए होता है, इट इज फॉर एयर। ठीक है, बट जब आपको CpCv गिवन हो तो एक बार डिवाइड करके देख लो, कई बार ऐसा हो सकता है 1.39 आए, हो सकता है पॉसिबिलिटी 1.39 आए, तो उससे ना थोड़ा बहुत आंसर चेंज हो जाता है, या 1.37 आ रहा हो, 1.45 आ रहा होगा, 42 आ रहा हो, तो डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएगा उस चक्कर में। तो ये नहीं कि मुझे याद है भाई तो 1.4 ही रखेंगे हमेशा, नहीं, CpCv गिवन होगा कोई पर्टिकुलर गैस का, तो CpCv डिवाइड करके देखो एंड गामा का वैल्यू निकालो, तब रखना, 1.4 डायरेक्टली मत रख देना, वो तो एयर होगा तब होगा, n-Γ/Γ-1 इंटू n-1 आर एल एन T2/T1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पॉलीट्रॉपिक के केस में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्टली इजिली कर सकते हो, बहुत ही मतलब सॉल्व करोगे, अदरवाइज तो लंबा होगा, बट ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली एक लाइन में आंसर निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी को ना। ठीक है, तो पहला जो हमने यहाँ पे फॉर्मुलेस लिखे थे देखो,
तो यहाँ पे जो फॉर्मूलेज लिखे हैं ये तो खैर बेसिक वाले फॉर्मूलेज है जो आपको पता है। सी बी एल एन T2/T1 लिखो, चाहे आप सी बी एल एन P2/P1 लिख लो, और यहाँ पे चाहे आप CP ln T2/T1 प्रेशर कांस्टेंट के केस में, और या CP ln P2/P1 लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये तीन फॉर्मूले को याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो तीन बेसिक फॉर्मूलेज याद है। अगर वो तीन बेसिक फॉर्मूलेज याद है तो प्रेशर कांस्टेंट बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट बोलो, टेम्परेचर कांस्टेंट बोलो, कुछ भी कांस्टेंट बोलो, कोई भी प्रॉपर्टी में चेंजेस जैसा मर्जी बोलो, आप इजिली निकाल लोगे। तो वो तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूले और एक लास्ट ये फॉर्मूला जो आपको याद करना है। ठीक है, चलो तो देन कुछ एक दो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अवेलेबल वाला पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। द वर्क डन बाय द सिस्टम किलो जूल पर केजी में आंसर निकाल। सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन देखोगे तो खैर बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट।
27 नहीं नहीं, 27 नहीं। ट्राई करो, बाकी लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग भी ट्राई करो, आंसर क्या आएगा। प्लीज ट्राई तो करो, एक ही स्टूडेंट ने ट्राई किया, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया क्या? एक ही आंसर आ रखा है। देखो, जब तक क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे अपने एंड से, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा कभी भी कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आप एक बार क्वेश्चन करो, अपना एक बार अप्रोच लगाओ, हो सकता है आंसर सही हो गलत हो, बट एटलीस्ट आपको ये तो क्लियर होगा कि हाँ यार, ये अप्रोच सही है और ये अप्रोच गलत है। हो सकता है आपको कोई दूसरी अप्रोच पता चले। लेट्स सपोज मैंने सॉल्यूशन किया, हो सकता है आपने अपने एंड से किया होता तो कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया होता। तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस, जो मल्टीपल मेथड्स होते हैं, वो आपको तभी क्लियर होते हैं जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो। अरे नहीं हो रहा तो वो भी बता दो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो। इसका मतलब समझ रहे हो क्या लिखा है? रिवर्सिबल प्रोसेस। इस पे अगर फोकस करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। नो नो नो, नॉट क्यू बाई टी। वर्क निकालना है हमें यहाँ पे। वर्क निकालना है तो आपके पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपके पास फॉर्मूला क्या है?
वर्क निकालना है। इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लिख सकते हैं CV डेल्टा टी। और ये क्यू रिवर्सिबल को क्या लिखेंगे? इस क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे? अरे रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में आपको यस एग्जैक्टली TDS आपको ये बताया था, एरिया अंडर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हीट ट्रांसफर ओनली इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले जो आपको उसने क्वेश्चन में दिया है ना, उसको अगर आप प्लॉट करो, अगर आप उसको प्लॉट करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो। उसने आपको कुछ ऐसा दिया है, दिस इज टेम्परेचर। ठीक है, ये उसने टेम्परेचर दिया है, दिस इज योर एंट्रोपी। ठीक है, उसने बोला भाई 40 से कहाँ चलेगा ये 85। ठीक है, और कितना एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है, बेसिकली लेट सपोज यहाँ पे कुछ रहा होगा, यहाँ पे कुछ है, S1 S2 लिख लो। उसने S1 S2 का वैल्यू ना देके उसने बोला कि एंट्रोपी कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एस का वैल्यू दे दिया उसने डायरेक्टली, एंट्रोपी इंक्रीज बाय 0.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब आप ये काम तो कर ही सकते हो, इसके अंडर कितना एरिया होगा वो आप निकाल लो। इतना तो काम कर ही सकते हो, ये चीज। दिस इज व्हाट, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ TDS। ठीक है, तो अब तो आंसर बता दो, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आएगा? क्यू निकल के आ जाएगा ना, एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द ग्राफ। इंटरनल एनर्जी का चेंज आप निकाल सकते हो, CV डेल्टा टी, CV आपको दिया है 4.5 माइनस 5.9, हाउ इज इट पॉसिबल? टोटल वर्क, वर्क का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर केजी। आप किसका वैल्यू बता रहे हो पता नहीं, लेकिन वर्क का वैल्यू चाहिए, वर्क पूछा है किलो जूल पर केजी के टर्म्स में। -0.515 यूनिट्स 201। अच्छा ठीक है, ये हीट ट्रांसफर का वैल्यू कितना आ रहा है? हीट ट्रांसफर का वैल्यू बताओ सबसे पहले, तो कितना आ रहा है? 33.5। अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं यार? एरिया ही तो निकालना था वो, जस्ट आंसर तो सेम आना चाहिए ना। हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा ना ये। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है आपको, ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होगा।
ये जो है ट्रेपेजियम का एरिया है, इसका एरिया पता कैसे निकलेगा? हाफ, ये हो जाएगा आपका 40, 40 प्लस 273 तो 313 प्लस 85, 273, 8, 87, 6 है ना, 8 7 आपका 15 हो गया, 15 368। ओ सॉरी सॉरी 358, 358। 358 हो गया, ठीक है। ट्रेपेजियम का जब भी आप एरिया निकालते हो ना, डायरेक्ट ऐसे निकाला करो, ये तो हाफ बेस प्लस ये हाफ, और ये एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड, और दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस कितना है, ये एंट्रोपी का चेंज जो कि कितना गिवन है आपको 0.6। तो यहां से आपका हीट ट्रांसफर निकल के आएगा, दिस डेल क्यू रिवर्सिबल। अब इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। 201.3 आ रहा है, तुम लोगों के पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। कैलकुलेटर उठाने में के लिए मजबूर कर रहे हो तुम लोग, और कुछ नहीं। अब बताओ, तुमने केल्विन में नहीं लिया था, इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, केल्विन में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है था, वो डिग्री सेल्सियस में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। एज फार एज अगर डिफरेंस होगा तब तो चल जाएगा, बाकी कहीं भी पूरे एंटायर थर्मोडायनेमिक्स में आप डिग्री सेल्सियस में नहीं देखोगे कैलकुलेशन। हर जगह केल्विन यूज होने वाला है, अब तो आदत डाल लो उस चीज की। क्यू रिवर्सिबल 201.3 आ गया। सीवी डेल्टा टी, सीवी आपको दिया है 0.733, और डेल्टा टी आपका ये हो जाएगा 45, 32.985। ठीक है, तो 201.3 माइनस 168 आंसर आ रहा है। अब पता नहीं तुम लोगों कर क्या रहे हो। हाँ 168 करेक्ट। मतलब ठीक है, क्वेश्चन होता कई बार नहीं होता, लेकिन जब कुछ सब कुछ हो गया उसके बाद भी तुम कैलकुलेशन में आंसर गलत बता रहे हो। 168.315। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि दिमाग ये नहीं चलेगा कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम से मैं ये लाइन के नीचे जितना एरिया है उसको हीट ट्रांसफर भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो माइंड में रिवर्सिबल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है आपके माइंड में चलने शुरू हो जाने चाहिए। यार एंट्रोपी का चेंज दिया कहीं तो यूटिलाइज होगा, तो उसने सीधा लीनियर इंक्रीज दे दिया, तो एरिया अंडर द डायग्राम हो गया। और ट्रेपीजियम का एरिया, अच्छा ये ट्रेपीजियम का एरिया ना डायरेक्ट ऐसे लेकर सॉल्व करा करो, ऐसा नहीं पहले आपने इसको आधा ट्रायंगल माना फिर रेक्टेंगल बना और दोनों का फिर ऐड किया, वो मत करा करो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया ऐसा ऐसा, एक बोला ऊपर वाला ट्रायंगल, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल और सेकंड वाला रेक्टेंगल, दोनों का एरिया निकाला फिर ऐड। ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ प्लस में क्या लिखा है, टू पैरेलल साइड्स। टू पैरेलल साइड्स कौन सी, एक 40 डिग्री वाली और एक 85 डिग्री वाली। तो दो पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई क्या करना है, उन पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस, उन दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, air is compressed continuously
in a compression straight line relation, ठीक है, if the velocity is at the inlet and outlet, at the outlet are 20 meter per second and 120 meter per second respectively, ठीक है, respectively, then the work done, by compression, per kg of mass, per kg of mass flow rate. कैलकुलेट करो क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखा है। एयर इज कंप्रेस्ड कंटिन्यूअसली इन अ कंप्रेसर फ्रॉम 1 bar and 0.86 meter cube 0.86 meter cube per kg to 5 bar 0.21 meter cube per kg according to the straight line relation। अब ये स्ट्रेट लाइन जो रिलेशन की बात बोली गई है, तो ये इनकी बात बोली गई, प्रेशर वॉल्यूम तो चेंजेस हो रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाओगे तब आप देखोगे स्ट्रेट लाइन की चीज। ठीक है, सॉल्व करो क्या आएगा आंसर। दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 बार से 5 बार, ठीक है, 1 बार में वॉल्यूम कितना था 0.86, तो यहाँ पे है 0.21। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार ना स्टेटमेंट के फॉर्म में चीजें दी होती है, तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या होना। ठीक है, सॉल्व करके बताओ फटाफट आंसर क्या आने वाला है।
कितना आंसर आ रहा है? वन एटी एट 202। नहीं, गलत है। चेक करो कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, चेक करो। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना सीखो, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज तो मिस हुआ है जिसकी वजह से मिस्टेक हुआ है। सत्य 221। नाउ यस इट इज करेक्ट बट विद अ नेगेटिव साइन ना। 221 इज करेक्ट आंसर। यस सिद्धार्थ करेक्ट। तो मिस्टेक कहाँ कर रहे हो तो आप लोगों को खुद आप आइडेंटिफाई हो रहा होगा क्यों, कहाँ पे कैसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अपनी मिस्टेक्स भी हाईलाइट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देखो फॉर्मूला तो हमारा वही लगना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जो चीज पहले बोला था, ये वाली चीज रिवर्सिबल वर्क डन वाले में, ये वाले केस में अब पोटेंशियल एनर्जी तो बोला नहीं, काइनेटिक एनर्जी दी है तो आप कंसीडर करोगे। ठीक है, तो VDP तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर द प्रेशर एक्सिस ना। सिंपली आपको बस ये करना है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, और यही एरिया आपका क्या है, VDP वाला एरिया। ठीक है, तो इस बार जब आप करोगे, देखो वर्क डन निकालोगे, तो आपको ये तो पता है माइनस साइन VDP माइनस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाई 2000। तो शायद जो भी मिस्टेक हुआ है वो VDP निकालने में हुआ है। ट्रापेजियम बन रहा अगेन। पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी इस बार, पैरेलल साइड्स कौन सी होने वाली है, ये एक पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। हाँ यस एग्जैक्टली, यही तो मिस्टेक होती है। तो वही है ना, आज ये मिस्टेक हो गई कल नहीं होगी फिर, क्योंकि आपने एक बार अपने एंड से ट्राई कर लिया तो फिर ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, पैरेलल साइड्स ये हैं वॉल्यूम वाली। ठीक है, तो ये चीज है। तो जब आपने इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ, एक आएगा आपका 0.21 और आएगा दूसरा 0.86। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4 बार, मतलब 4 × 10⁵ ठीक है, 4 × 10⁵ हो जाएगा। अच्छा, बाहर लिख लो माइनस साइन कॉमन लेके, और प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। और ये जो वेलोसिटीज का जो चेंज कितना था, इनलेट पे 20 है, आउटलेट पे 120 है, 120 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइड
ये इसको मैं किलो जूल के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं किलो जूल के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो इसको भी किलो जूल के टर्म्स में कर लेते हैं। तो किलो जूल के टर्म्स में करेंगे तो 10⁻² बचेगा सर, इस तरीके से। हाँ मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया एक्चुअली बाहर। इस तरीके से माइनस साइन कॉमन ले लिया गया, बीच का पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया गया। है ना, क्लियर हो गया। 221 किलो जूल पर केजी। अरे सर इनलेट एक सेकंड, 20 है, C1 20 है ना सर? हाँ तो C1 20 है तो बिल्कुल सही हाँ, बात है। आपने अगर माइनस कॉमन लिया तो C1 फिर C1 नहीं स्क्वायर नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, माइनस साइन कॉमन लिया है, ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज एज इट इज वो एक टर्म है, एक अच्छा फ्रैक्शन। अच्छा, ठीक है। ये चीज ये अपने आप में एक टर्म है, ये एक पूरा टर्म है। तो ये ना ब्रैकेट्स लगा लो उसमें फिर। ये अपने आप में एक टर्म है पूरा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ठीक है, चलो सही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है चलो, बाकी क्वेश्चंस तो खैर एग्जाम में टेस्ट होगा उसमें अपलोड कर। नेक्स्ट क्या हमने क्या डिस्कस करना था, अवेलेबल एनर्जी वाला पार्ट है ना, अवेलेबल एनर्जी वाला पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं पहले। अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी बोलो चाहे एक्सर्जी बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। कैन ऑल्सो राइट कि भाई एक्सर्जी। ठीक है, देखो एक चीज याद रखो, जब भी हम एनालिसिस करते हैं, अच्छा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या बात करी थी कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। सेकेंड हमने देखा था कंजर्व, बिल्कुल ठीक बात है, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका क्वालिटी इज बाउंड टू डिक्रीज, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वालिटी इट विल डिक्रीज, है ना, ये चीज हमने बात करी थी। अब अवेलेबल एंड एक्सर्जी की बात कहने का मतलब ये है कि आप कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हो, कितना मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन कर सकते हो फ्रॉम गिवन सिस्टम और गिवन सिचुएशन। अब देखो कुछ जैसे बेसिक बात है, जैसे हम बात करते हैं ना पहले कि एनर्जी, एनर्जी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एनर्जी हैज टू,
एनर्जी हैज टू एस्पेक्ट्स। एक तो एनर्जी का क्या होगा आपका क्वांटिटी, और दूसरा क्वालिटी। क्वांटिटी, दूसरा है क्वालिटी। ये चीज। अब हाई क्वालिटी का मतलब क्या था, आपको याद होगा सेकंड चैप्टर में, मतलब एंट्रोपी वाले चैप्टर में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद जो हमने एंट्रोपी पढ़ा, तो हमने चीज डिस्कस किया था हाई क्वालिटी कहने का मतलब क्या है, कि वो इजीली, मतलब मैक्सिमम चांसेस है उसके कन्वर्ट होने के वर्क में। हाई क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब मोर एफिशिएंटली, जो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, उसका कन्वर्जन ज्यादा हो वर्क में, तो वो हाई क्वालिटी का एनर्जी हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लिए हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, हाई ग्रेड एनर्जी की हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास एक लो ग्रेड एनर्जी है, बट लो ग्रेड एनर्जी का भी अपना अलग अलग पोटेंशियल होने वाला है। हर लो ग्रेड एनर्जी का सेम पोटेंशियल होगा नहीं, पोटेंशियल डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर। पोटेंशियल कहने का मतलब है कि कितना वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 100 किलो जूल ऑफ हीट आपके पास अवेलेबल है, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। 70 किलो जूल, 80 किलो जूल, 60, 50, कितना 100 तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म हमें पता है। बट कितना मैक्सिमम चांसेस है उसके वर्क में कन्वर्ट होने की, वो उसका पोटेंशियल है, वो उसका पोटेंशियल है। एंड ऑब्वियसली बात हमें पता है, अगर रिवर्सिबली आप बात करते हो तो कार्नोट की हेल्प से वो चेक कर लेते हैं पोटेंशियल। बट एक्चुअली में उतना भी नहीं हो पाता, बिकॉज देयर आर इरिवर्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस बिकॉज ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। इरिवर्सिबिलिटी क्यों? बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी जनरेशन। इरिवर्सिबिलिटी जो एसोसिएटेड होती है प्रोसेस के साथ, वो किसकी वजह से? एंट्रोपी जनरेशन की वजह से। ठीक है, एंट्रोपी इज डिफरेंट थिंग, एंट्रोपी जनरेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो जो पोटेंशियल है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ गिवन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल है। तो वो उसका एक पोटेंशियल हो गया, है ना। तो हर चीज का एक पोटेंशियल अवेलेबल, मतलब मेरे पास कुछ एक एनर्जी अवेलेबल है, तो मुझे ये पता होगा कि मेरे पास कितना पोटेंशियल अवेलेबल है, मतलब उस एनर्जी से मैं कितना वर्क कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो उसका पोटेंशियल हो गया। अब अगर मैं उतना पोटेंशियल यूज कर पा रहा हूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो वही चीज का डिस्कशन इस पूरे अवेलेबल एनर्जी में होने वाला है। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात देखो ना, आपके पास फ्यूल है, आप कितने अमाउंट ऑफ, सपोज आप कोल बर्न कर रहे हो, या लेट सपोज पेट्रोल, आपका जो फ्यूल आपका गाड़ी में जा रहा है उसको यूज कर रहे हो, तो उस फ्यूल को बर्न करके कितनी एनर्जी डेवलप हो रही है, और एक्चुअल में आपका इंजन कितनी एनर्जी डेवलप कर रहा है। तो समझ में आ रही? आपका फ्यूल बर्न हुआ, उसके बर्निंग से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी के बाद बेसिकली सिस्टम में आपके इंजन में गया, वो वहां से उसने वर्क प्रोड्यूस किया, आपको एट जो फाइनल आउटपुट पावर है कहाँ पे मिल रहा है? व्हील्स पे मिल रहा है ना। जो क्रैंक के बाद जो व्हील्स कनेक्टेड ऑटोमोबाइल के व्हील्स हैं उस पे मिल रहा है। वहां पे कितना पावर अवेलेबल है और कितना आपने फ्यूल बर्न करके पावर डेवलप किया था, डिफरेंस है ना दोनों वैल्यूज में। तो पोटेंशियल कितना था? इतना था, बट आपको मिला इतना, बीच में कहाँ गया? वो सब लॉसेस है, वो सब क्या लॉसेस है। तो पोटेंशियल डेवलप्ड कितना था और कितना हम एक्चुअली में यूज कर पा रहे हैं, ये चीज हमें यहाँ पे एनालिसिस करना होता है। तो जब भी आपका कोई सिस्टम होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसका एक पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल हम चेक कर लेंगे अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके, रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से, रिवर्सिबल प्रोसेस सब कंसिडर करके एक पोटेंशियल हमने निकाल लिया। और एक्चुअली में हम कितना निकाल पा रहे हैं, वो एक टोटली डिफरेंट स्टोरी। तो दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस होंगे वो क्या होंगे? इरिवर्सिबिलिटीज बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी जनरेशन। तो हम जब भी एनालिसिस करते हैं ना, तो एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी, ये पोटेंशियल्स है, वर्क पोटेंशियल्स है, जो हम डिफाइन करते हैं सिस्टम्स के साथ। और हमारा जो एक्चुअल में वर्क आउटपुट होता है उसको उसके साथ फिर कंपेयर करते हैं। तो जितना कम से कम डिफरेंसेस रहेंगे उतना अच्छी बात है, ज्यादा डिफरेंसेस मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम्स में कहीं ना कहीं इरिवर्सिबिलिटीज है, तो हमें यह पता रहेगा कि यार सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो हम सिस्टम को बेटर तरीके से एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्यों, किस वजह से इरिवर्सिबिलिटीज हो रही है, और उसको हम एक करेक्टिव मेजर लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके सिस्टम से थर्मोडायनामिकली एफिशिएंट होना है, आपको उसको थर्मोडायनामिकली एफिशिएंट बनाना है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज पे वर्क करना है। वर्क पोटेंशियल कितना है, एक्चुअल में कितना डेवलप हो रहा है, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जितना मिनिमाइज कर सको उतना बेटर है। ठीक है, तो ये चीज हमने जैसे बोला कि एनर्जी के दो एस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है, सिंपल एक, अगर मैं ऐसा बोलूं लॉ ऑफ नेचर, देखो अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, लॉ ऑफ नेचर क्या है?
ये तो लॉ ऑफ नेचर है कि इनिशियली जो आपके पास सिस्टम अवेलेबल होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है। मतलब कैसे, जैसे फ्यूल है, फ्यूल को बर्न करो ना तो जो एनर्जी रिलीज होगी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। क्या उस एनर्जी जो रिलीज उसको मैं एक्चुअली मैं कितना यूज कर पा रहा हूँ, वो चीज मुझे देखनी। जैसे कार का या बाइक का एग्जांपल लिया, फ्यूल को बर्न करा, एनर्जी रिलीज, बट एक्चुअली में आउटपुट में एनर्जी कितनी मिल रही है, व्हील्स पे एनर्जी कितनी मिल रहा है, डिफरेंस है ना उन दोनों की वैल्यूज पे। वो डिफरेंस जो है वो चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ नेचर क्या है कि इनिशियली आपके पास वर्क पोटेंशियल ज्यादा होता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, जैसे जैसे आप आगे देखोगे तो वो पोटेंशियल डिक्रीज होगा ही होगा। हाँ, अगर आपने उसको कितने बेटर वे में यूटिलाइज कर लिया वो आपके ऊपर की बात है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियली, एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं आपने, ऐसा लिख सकते हैं, इनिशियली potential to do work, potential to do work is high and naturally it will degrade. It will degrade, naturally it will degrade. ठीक है, तो डिग्रेड तो हो गई। सिंपल कैसे डिग्रेडेशन का सबसे सिंपल एग्जांपल आप ये देखो यार, एक आपके पास टेम्परेचर अवेलेबल है T1 और यहाँ पे एक हीट रिलीज हो रही है Q। अगर आप इस Q को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली ये कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर, जो कि एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, अगेन सिंक। ठीक है, लेट्स सपोज ये T0 सराउंडिंग में चलेगी, तो एक तरीके से क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना वो एनर्जी। ये जो Q है डायरेक्टली किसी टेम्परेचर T1 पे अवेलेबल था, आपने उसको कुछ यूटिलाइज नहीं किया, अल्टीमेटली वो वेस्ट होगा ही होगा। आप रोक नहीं सकते हो डिग्रेडेशन को, आप रोक नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसको यूटिलाइजेशन, डिग्रेडेशन हम नहीं रोक सकते, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाए टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर एनर्जी, तो वो तो डिग्रेड होगा नेचुरली, इट विल डिग्रेड। ठीक है, हाँ, कर ये सकते थे आप, आपके पास ये अवेलेबल था ना T1 पे, इतना अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल था क्यों, आप क्या करते, एक हीट इंजन लगाते और यहाँ से कुछ वर्क निकाल लेते, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क निकाल लेते, सिंपल। उसको सराउंडिंग में वेस्ट करने से अच्छा तो कुछ एक हीट इंजन लगा के वर्क निकाल सकते थे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, ये तो वेस्टेज है ना, और ये वेस्टेज, दिस इज अ वेस्टेज, टोटली वेस्टेज, और ये वेस्टेज होना है, रोक नहीं सकते हो आप। इस वेस्टेज को आप रोक नहीं सकते हो कभी भी, ये तो होगा, इट विल बाउंड टू हैपन। जो हम बोल रहे हैं ना कि एनर्जी का जो क्वालिटी इट इज बाउंड टू डिक्रीज, वो होगा। बस ये है कि हाँ, मैंने एफर्ट लगाया, हीट इंजन लगा के कुछ वर्क निकाल लिया, तो ये आप कर सकते हो, ये होगा अपने आप, दिस थिंग, ये तो होगा अपने आप और रोक नहीं सकते। ये को, ये काम करने के लिए आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली पोटेंशियल टू डू वर्क इज हाई एंड नेचुरली इट विल डिग्रेड। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, इट विल डिग्रेड। अब कितना डिग्रेडेशन होगा वो चीज हमें देखना है कि भाई कितना डिग्रेडेशन हो सकता है। डिग्रेडेशन किस पर डिपेंड करता है भाई, सिंपल सी बात है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ना मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बेंचमार्क सेट कर दूंगा कि भाई मेरे पास ये अवेलेबल है T1 और Q पे। T1 ये जो Q एनर्जी है T1 पे अवेलेबल है, और इससे कितना मैक्सिमम वर्क निकाल सकता हूँ, ये मेरे लिए बेंचमार्क हो गया। मतलब ये मेरे पास एक वर्क पोटेंशियल निकल के आ गया, मेरे पास क्या निकल के आ गया, वर्क पोटेंशियल। अब इस वर्क पोटेंशियल को अगर मैं इस वर्क पोटेंशियल के हिसाब से मैं चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, इट मीन कहीं ना कहीं सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटीज आ चुकी है। वो चीज को फिर कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मुझे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये क्या, दिस विल हैपन, ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा हमने और ये सेकंड पार्ट लिखा है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पार्ट क्या, नेचुरली इट विल अकर, इट विल अकर। ठीक है, और सेकंड केस में क्या है, एफर्ट, वी हैव टू डू सम एफर्ट।
we have to apply efforts. यहाँ पे हमें एफर्ट्स लगाना, तब जाके वो पॉसिबल होगा, अपना आप तो होगा नहीं कभी भी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। इफ द सिस्टम, पॉइंट लिखो स्टार करके, इफ द सिस्टम इज एट हायर स्टेट, हायर स्टेट बोलने का मतलब हायर पोटेंशियल, हायर स्टेट और हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू its surrounding, as compared to its surrounding, then there is a possibility, then there is a possibility, there is a possibility to extract some work. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा, इफ द सिस्टम इज एट हायर स्टेट और हायर पोटेंशियल, ये कैसे पता चलेगा भाई? टेम्परेचर का, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वो सब चीज आप देख लो। उस सराउंडिंग के कंपैरिजन में कोई भी एक ऐसी चीज, ऐसा प्रॉपर्टी जो सराउंडिंग के टर्म्स में ज्यादा है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो आपका सिस्टम हायर पोटेंशियल लेवल पे, हायर एंथैल्पी है, हायर पोटेंशियल है ना, कुछ भी हायर इंटरनल एनर्जी है, हायर टेम्परेचर है। तो कुछ भी ऐसी चीज जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, प्रेशर हायर है, तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कुछ भी चीज जो ज्यादा होगी सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम हायर पोटेंशियल पे। तो अगर ऐसा है, तो आप कुछ ना कुछ वर्क निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग सम एफर्ट्स, कुछ ना कुछ वर्क आप निकाल सकते हो। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, अगर नहीं लगाते, नहीं एफर्ट नहीं लगाओगे तो सिंपली वेस्ट होगा। मतलब आपको इस चीज से रिलेट करो ना, आपके पास टाइम अवेलेबल है, अगस्त, अगस्त के बाद फेब में पेपर है, अगस्त से फेब तक आप एफर्ट लगाओगे तो आउटपुट निकल के आएगा, नहीं लगाओगे तो आउटपुट निकल के नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, मतलब नेचर्स लॉ यही है। आपके पास अगस्त से फेब का टाइम है, अगस्त से फेब तक आप जितना एफर्ट लगा सकते हो लगाओ। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो नहीं एफर्ट लगाने से आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेंगे। 70, 80, 90 वो एफिशिएंसी बढ़ाना वो आपके ऊपर है। एफर्ट लगाओगे कुछ ना कुछ तो वर्क मिलेगा, एफर्ट नहीं लगाओगे तो आपका जो पोटेंशियल है इट विल डिक्रीज, नोबडी कैन स्टॉप इट। जो डिग्रेडेशन है एनर्जी का, पोटेंशियल का, आप जनरल अपनी ह्यूमन लाइफ में भी देखोगे, इट विल बाउंड टू डिक्रीज। एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो वर्क, आपके अंदर जो पोटेंशियल है कुछ भी करने का, वो डिग्रेड होता है। अगर नहीं किया उस पोटेंशियल को यूटिलाइज, वो तो डिक्रीज हो गई, ऐसा तो नहीं है सेव रहेगा। आज जो आपके पास पोटेंशियल अवेलेबल है कुछ भी काम करने का, आज से 10 साल के बाद वो नहीं रहने वाला है, 20 साल के बाद नहीं रहने वाला है। सेम थर्मोडायनेमिक्स से कंसेप्ट आप अपनी ह्यूमन लाइफ में कहीं भी कैसे भी अप्लाई करो, तो नेचर्स लॉ है पूरा, थर्मोडायनेमिक्स से पूरा नेचर गवर्न है। तो आप देखोगे कि वो पोटेंशियल तो डिक्रीज हो गई, तो बेटर है ना कि उसको यूटिलाइज कर लिया जाए, क्यों वेस्ट करना है फालतू में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्यों वेस्ट करें हम उस चीज को, तो ये चीज है, उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। तो लेट सपोज आपके पास कुछ एक लो ग्रेड एनर्जी, लेट सपोज आपके पास एक लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, लेट सपोज देयर इज सम लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल टू यू। ठीक है, एक लो ग्रेड एनर्जी अवेलेबल है,
और इस लो ग्रेड एनर्जी से आप देखो कितना वर्क निकाल पाते हो, वो एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो उस लो ग्रेड एनर्जी से आप क्या कर सकते हो, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क यू कैन एक्सट्रैक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क यू कैन एक्सट्रैक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, क्यू आपके पास 100 किलो जूल आया ना, तो एक मैक्सिमम अमाउंट ही आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। वो तो नेचर्स लॉ है, 100 में से 100 तो मिलेगा नहीं पूरा वर्क, कुछ तो वेस्ट होना ही होना है। जितना मैक्सिमम वर्क आप एक्सट्रैक्ट कर पाए वो है आपका पोटेंशियल, दैट इज योर पोटेंशियल। ठीक है, वो आपके पास पोटेंशियल है। तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड। ठीक है, और दूसरी साइड हम ऐसा लिख सकते हैं मिनिमम, मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम विल बी द लॉसेस, मिनिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट होगी, जिसका कन्वर्जन नहीं हो पाया है। तो आप देखोगे इसको हम बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट, ये है आपका अवेलेबल एनर्जी। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड इज योर अवेलेबल एनर्जी, दिस इज योर अवेलेबल एनर्जी। और ये दूसरा जो रिजेक्ट हो गया, जिसका कन्वर्जन नहीं हो पाया वर्क में, उसको क्या बोले, अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो एक अवेलेबल एनर्जी और एक अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो अवेलेबल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वर्क पोटेंशियल, इट रिप्रेजेंट्स वर्क पोटेंशियल, कि भाई इतना पोटेंशियल है बंदे के अंदर, बोला जाता है ना कि इतना पोटेंशियल है, और अपना पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर देते हैं कई बार। अवेलेबल एनर्जी इट रिप्रेजेंट्स वर्क पोटेंशियल, तो अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यूटिलाइज इट, है ना, ये चीज। तो अवेलेबल एनर्जी इट रिप्रेजेंट्स द वर्क पोटेंशियल। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो वर्क पोटेंशियल है ये किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा, ये जो वर्क पोटेंशियल है किस किस चीजों पर डिपेंड करने वाला है, क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जिस पे वर्क पोटेंशियल डिपेंड करेगा, बताओ। एंड याद रखो, वर्क पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, वर्क पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस, यस यस, बट यू हैव टू कंसिडर द सराउंडिंग। सिर्फ सिस्टम का इनिशियल स्टेट सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए, हमें सराउंडिंग को भी पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज जो भी आप डिफरेंस की बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ओनली, है ना। मेरा इनिशियल स्टेट ज्यादा है कि कम है, हायर लेवल पे है, लो लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, कहाँ पे है, कंपैरिजन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सराउंडिंग को आपको पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग के टर्म्स में ही हम बात कर रहे हैं कि सराउंडिंग से इतना हायर लेवल पे अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज तो इसमें तो चाहो एक ऐसा लिख लेना, इट डिपेंड्स, it depends not only on initial state, but also on surrounding, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, अवेलेबल एनर्जी, सबसे सिंपल केस अवेलेबल एनर्जी निकालें कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे सिंपल केसेस जो कई बार पूछे गए, देखो T1 टेम्परेचर,
रिवर्सिबल हीट इंजन हम देखेंगे क्योंकि हम वर्क पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो कितना मैक्सिमम वर्क निकाला जा सकता है? तो मैक्सिमम वर्क तो तभी निकाला जा सकता है ना जब रिवर्सिबल हीट इंजन हो। सिंपल सी बात। और ये टी नॉट, ठीक है, सराउंडिंग आपने कंसीडर कर लिया, लेट्स सपोज। तो आपने देखा यार T1 से ना मेरा ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकला, ठीक है। अब यहाँ पे आप वर्क की बात कर रहे हो, तो यार आपको सबसे पहली बात तो आप एफिशिएंसी देखो कि यार कितना है, 1 माइनस टी नॉट बाई T1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क अपॉन Q1। तो आपका ना जो अवेलेबल एनर्जी है इट इज व्हाट, W। W क्या आपका Q1 मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी, Q1 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 1 माइनस टी नॉट बाई टी। तो ये W इज योर अवेलेबल एनर्जी, दिस इज व्हाट अवेलेबल एनर्जी। कि भाई कितना तो वर्क पोटेंशियल है इसके अंदर। कल क्वेश्चन में अवेलेबल एनर्जी का कोई वर्क पोटेंशियल बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये मत सोचते रह जाना कि कहीं पता चला वर्क पोटेंशियल कुछ नया टर्म आ गया। वर्क पोटेंशियल कुछ नहीं है, सिंपली कितना मैक्सिमम वर्क आप बना सकते हो। तो दिस इज अवर अवेलेबल एनर्जी और द वर्क पोटेंशियल। अनअवेलेबल एनर्जी क्या हुआ? अनअवेलेबल एनर्जी ये है आपका दिस Q2, दिस इज योर अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। क्योंकि ये Q2 रिजेक्ट हो गया ना, इसका कुछ भी कन्वर्जन नहीं हो पाया वर्क के टर्म्स में। Q2 इज योर अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। Q2 इज योर अनअवेलेबल एनर्जी। और ये Q2 अनअवेलेबल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, सिंपल रिवर्सिबल है ना, तो आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई T1 बाई इक्वल्स टू T1 बाई T2। यहाँ से Q2 निकाल लो। अगर किसने अनअवेलेबल पूछा तो आप निकाल लेना Q1 T2 बाई T1। तो ये है आपका अनअवेलेबल एनर्जी, जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर द वर्क पोटेंशियल। एनर्जी आपका अवेलेबल नहीं हो पाएगी वर्क पोटेंशियल के लिए। सो दिस इज योर अनअवेलेबल एनर्जी। Q1 एनर्जी था, Q1 एनर्जी से आप कितना वर्क पोटेंशियल बना सकते हैं, वो है W, ठीक। वो क्या है W, Q1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी नॉट बाई टी, यार निकल के। और बाकी जो रिमेनिंग था वो अनअवेलेबल हो गया। कहानी सिंपल सी है, कहानी सिंपल सी सिर्फ इतनी ये है कि भाई ये Q1 आपके पास एनर्जी अवेलेबल था, उससे आप इतना वर्क पोटेंशियल बना सकते हो, बना सकते हो, बना नहीं रहे, बना सकते हैं। Q1 is the energy available at temperature T1. So from that energy we can produce this much amount of work, maximum work we can produce, and this much amount of minimum energy which is rejected. So W is what, the available energy or the work potential, ये चीज। बाकी बचा अनअवेलेबल एनर्जी। एक अवेलेबल होगा, एक होगा अनअवेलेबल, ठीक है। तो ये जो W है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सराउंडिंग पे भी और इनिशियल कंडीशन पे भी, इनिशियल कंडीशन पे भी, सराउंडिंग पे भी। और ये बीच में इनिशियल से फाइनल जो कन्वर्जन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, प्रोसेस पे भी। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में प्रोसेस कौन सी हुई उस पे भी। सो कहानी का मेन कंक्लूजन ये है कि अवेलेबल एनर्जी और एक्सर्जी और द वर्क पोटेंशियल इज डिपेंडिंग अपॉन थ्री थिंग्स, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन एंड इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन सी प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, पाथ कौन सा है, उस चीज पे। तो सिंपली आप इसको देखकर नहीं बोल सकते कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अरे सराउंडिंग भी तो देख लो। सिंपल सी बात है ना। आप बोलो कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, बाकी आप सराउंडिंग तो देखो एक बार। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनिशियल कंडीशन देख के बता दो कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पहले सराउंडिंग चेक करो, अगल बगल में कौन खड़ा है, ठीक है, तब पोटेंशियल का बात आएगी। तो पोटेंशियल इज योर अ रिलेटिव टर्म, पोटेंशियल इज योर रिलेटिव टर्म व्हिच डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग। तो अगल बगल में देख के बात करनी चाहिए। क्यों बोलते बड़े लोग, सही बात बोलते।
ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर लिखेंगे बाद में। क्वेश्चन लिखते हैं पहले कि कंसिडर अ, क्वेश्चन है कंसिडर अ लार्ज फर्नेस that can transfer heat at a temperature of 1100 Kelvin a steady state of 3000 kilowatt. Determine the rate of exergy flow associated with this heat transfer. ठीक है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है टी नॉट इज 298 केल्विन। सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। अब इसमें इसमें तो खैर गलती नहीं होगी सर, बट निकालो फटाफट आंसर कितना आ रहा है। यस 2187.27 है ना, यस करेक्ट, किलोवाट। सिंपल है, फर्नेस पे आपके पास अवेलेबल था स्टडी स्टेट ऑफ 3000 किलोवाट, हीट आपके पास अवेलेबल है, किस टेम्परेचर पे अवेलेबल है, बस सिंपल वर्क निकाल सकते हो बाय कंसीडरिंग अ रिवर्सिबल हीट इंजन, कि भाई एक रिवर्सिबल हीट इंजन लगा है, वहां से जो वर्क आउटपुट निकलेगा वही अपने पास एक्सर्जी। ठीक है, तो सही है। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट्स कुछ हमें लिखना है, वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो जो आप बात करो एक्सर्जी, ठीक है, एक्सर्जी टर्म मोस्टली यूज होता है, बट अवेलेबल एनर्जी सब इक्विवेलेंट टर्म है। ठीक है, एक्सर्जी वाला पार्ट। अच्छा, एक चीज, एक्सर्जी देखो, टर्म देखो, जो एनर्जी है इट इज कंजर्व्ड। क्या एक्सर्जी कंजर्व्ड रह सकती है? एक्सर्जी टर्म कंजर्व्ड रह सकती है, इस और नो? बात ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अरे जो चीज डिग्रेड हो रही है वो कंजर्व कैसे हो सकती है? सिंपल सी बात है ना, जो चीज डिग्रेड हो रही हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके कंजर्व होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑलवेज डिक्रीज, इट विल ऑलवेज डिक्रीज। तो एनर्जी के बाद जब आप एनर्जी में देख रहे हो तो एनर्जी के दो पार्ट है, एक अवेलेबल और एक नॉट अवेलेबल, मतलब अनअवेलेबल, है ना। एनर्जी के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया अवेलेबल
और दूसरा अनअवेलेबल। अवेलेबल एनर्जी और दूसरा अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल। ठीक है, ये चीज। अब देखो डिस्कशन हमें ये करना है कि अवेलेबल एनर्जी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। देखो अवेलेबल एनर्जी बोलने का मतलब वर्क पोटेंशियल से है। वर्क पोटेंशियल से है, तो वर्क पोटेंशियल की अगर आप बात करते हो या सिंपली वर्क भी बोल दो तो काम एक ही चल जाएगा। इट इज अ फंक्शन ऑफ, किन किन चीजों का फंक्शन है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। और इनिशियल और फाइनल स्टेट को जोड़ने वाला जो पाथ है उस पे, और उस पर डिपेंड करता है। पाथ बोलो या प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस बोला तो ऑब्वियस सी बात है, पाथ तो आएगा ही, उसी में इंक्लूडेड है पाथ। तो प्रोसेस एक ब्रॉडर टर्म हो गया, पाथ एक छोटा टर्म हो गया, सिंपल। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, एंड इनिशियल एंड फाइनल को कनेक्ट करने वाली कौन सी प्रोसेस, मतलब कौन सा पाथ, ये चीज। तो अब वर्क पोटेंशियल इज मैक्सिमम, वर्क पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम व्हेन देखो वर्क। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम अवेलेबल एनर्जी की बात करते हैं या वर्क पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो अवेलेबल एनर्जी है तो क्या ये एक तरीके से रिवर्सिबल वर्क होगा? अवेलेबल एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क, कैसा, या फिर हम ऐसा बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क, ऐसा बोला जा सकता है? यस और नो? कैन बी से कि अवेलेबल एनर्जी बेसिकली रिवर्सिबल वर्क है? हाँ, बट देखो, बट इसमें एक कंडीशन है, नहीं बोलेंगे रिवर्सिबल वर्क, मतलब रिवर्सिबल वर्क है बट कंप्लीटली नहीं है। कंप्लीटली क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंडीशन है उसमें। कंडीशन ये है कि फाइनल स्टेट ऑलवेज अ सराउंडिंग। ऑलवेज अ सराउंडिंग मतलब आपका होना चाहिए जो फाइनल स्टेट है, इट विल ऑलवेज अ सराउंडिंग। सराउंडिंग कंडीशन जो होगी वही आपका फाइनल स्टेट होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल आपके पास जो स्टेट होगी वो सराउंडिंग ही हो सकती है। उससे मिनिमम तो कोई पॉसिबल ही नहीं ना, सराउंडिंग से नीचे तो कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आप बोलोगे पॉसिबल क्यों नहीं है? अब पॉसिबल तो तब होगी जब जिसके लिए आप वर्क करोगे तब जाके इनिशियल वो आपका सराउंडिंग से नीचे जाएगा। मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, आप बोले कि मैं तो -10 भी कर सकता हूँ, तो -10 तो तब करोगे जब कुछ वर्क करोगे, तो वो उस बात का कोई मतलब नहीं। तो मिनिमम और द लोएस्ट स्टेट अवेलेबल टू अस इज नथिंग बट द सराउंडिंग ओनली। सिर्फ सराउंडिंग ही अवेलेबल है एज द लोएस्ट स्टेट। तो जब तक आपका फाइनल स्टेट या फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग की स्टेट के बराबर ना पहुंच जाए, तब तक आप नहीं बोलोगे कि अवेलेबल एनर्जी है या वर्क पोटेंशियल। मतलब एक चीज देखो, कहने का मतलब ये है, आपका इनिशियल स्टेट ये है, ठीक है, सराउंडिंग यहाँ पे है, आपने बोला कि मेरा फाइनल स्टेट यहाँ पे खत्म, मेरा तो यहीं पर ही काम खत्म हो गया, तो इसको मैं वर्क पोटेंशियल नहीं बोलूंगा। मैं वर्क पोटेंशियल तब बोलूंगा जब वो इनिशियल स्टेट से सराउंडिंग की तरफ जाए और पूरा इतनी प्रोसेस करे, तब जाके मैं वर्क पोटेंशियल बोलने वाला। अब हो सकता है कोई फाइनल यहीं पर ही खत्म कर दे और इनिशियल और फाइनल के बीच में आपका वो चल रहा हो रिवर्सिबल, तो वो तो रिवर्सिबल वर्क यहाँ पे भी होगा अगर इनिशियल और फाइनल के बीच में काम करता है। ठीक है, तो सिर्फ पाथ रिवर्सिबल होना सफिशिएंट नहीं है, द फाइनल स्टेट शुड बी अ सराउंडिंग वन, सराउंडिंग के बराबर होने चाहिए। ठीक है, सराउंडिंग के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि भाई अवेलेबल एनर्जी और द वर्क पोटेंशियल, अदरवाइज नहीं। अच्छा, बेसिकली उसको हम बोलते हैं डेड स्टेट। सराउंडिंग वाली जो स्टेट है ना उसको हम डेड स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेड स्टेट? डेड बोलने का मतलब कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, अब कुछ नई मूवमेंट होने वाला, कुछ भी किसी तरीके का हैपनिंग, कुछ नया नहीं होने वाला। तो डेड स्टेट बोलने का मतलब कि अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुके हो आप सराउंडिंग के साथ, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, सारी पोटेंशियल एनर्जी, सब तरह की एनर्जी बराबर हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग,
और कुछ अब पॉसिबिलिटी नहीं है वर्क निकालने की, तो एक तरीके से खत्म हो चुके स्टेट, तो इसलिए हम बोल देते हैं डेड स्टेट। तो जब आप अवेलेबल एनर्जी का डेफिनेशन बोलोगे तो ये चीज इंक्लूड करना पड़ेगा कि फाइनल स्टेट मस्ट बी अ डेड स्टेट। और डेड स्टेट कब? जब आपका सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, सराउंडिंग के साथ क्या इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वर्क आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड work output is maximized ठीक है, work output is maximized when the process path between initial and final state is reversible। दोनों के बीच में प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए, पहली बात तो ये बोला हमने। ठीक है, एंड आगे, एंड सिस्टम must be in डेड स्टेट। डेड स्टेट बोलने का मतलब इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं हम अब सराउंडिंग के साथ। ठीक है, द सिस्टम मस्ट बी इन डेड स्टेट। ठीक है, मस्ट बी इन डेड स्टेट एट द एंड ऑफ प्रोसेस, at the end of process, at the end of process, at the end of process। ठीक है, work output is maximized when the process path between initial and final state is reversible and the system must be in dead state at the end of process। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं कि डेड स्टेट होता क्या? डेड स्टेट is the state at which system comes to equilibrium, at which system comes to an equilibrium state, comes to an equilibrium condition, or the state we can write condition with surrounding, ठीक है। डेड स्टेट इज द स्टेट एट विच सिस्टम कम्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन विद द सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है, एंड ठीक है, आप लिखोगे सिस्टम एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी इज 0 एट डेड स्टेट, एट डेड स्टेट। तो डेड स्टेट में तो एक्सर्जी का कोई मतलब ही नहीं है ना, जब सराउंडिंग में इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुके। सराउंडिंग के साथ अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाओगे तो फिर एक्सर्जी का कोई मतलब नहीं है, वर्क पोटेंशियल का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये चीज, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। चलो फिर, है ना, तो आज इसको यही एंड करते हैं, है ना। बाकी कल मंडे को इसको हम ऑलमोस्ट अवेलेबिलिटी वाला पार्ट में भी शायद खत्म कर दें, फिर देन ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे हम वो करेंगे थर्मोडायनामिक रिलेशन वाला पार्ट, वेडनेसडे फिर हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी सर इसकी? टाइमिंग यार मैकेनिक्स से पहले ही रखेंगे। मैकेनिक्स की क्लास आई थिंक शायद 4 बजे से है, तो 4 बजे से पहले रखेंगे। तो वो मैं मैसेज करवा दूंगा ग्रुप में, तो 4 बजे से पहले होगा मेरे ख्याल से। 1 बजे से हो सकता है या 2 बजे के आसपास, 1 बजे से हो सकता है।
मतलब 1 से कब तक? 1 से होगा वही आपका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 घंटे मान के चलो, ठीक है, 3 फिर बजे तो तक। सर वेट करना पड़ेगा। सर ऑनलाइन होगा या सर वहाँ होगा? नहीं ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन होगा। थर्मो तो खैर ऑनलाइन ही चलेगा ना। अच्छा, मतलब वहाँ नहीं होगा? वहां नहीं, वहां पे होगा, क्यों नहीं होगा, वहां पे भी होगा, सेंटर पे ही होगा ऑनलाइन क्लास। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। मैकेनिक्स सत्यार्थ 4 बजे से, 4 बजे से सर मैकेनिक्स। है ना, चलो ठीक है, ओके ठीक। ओके, हाँ कल से मैकेनिक्स 4 बजे से, ओके ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय। सिद्धार्थ ऑनलाइन, हाँ वैसे चांसेस ऑनलाइन के हैं, बट एक बार ना आशुतोष सर से आप एक बार कंफर्म कर सकते हो।